नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशहाल। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। एनसीईआरटी को मिलेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा, यूजीसी की कार्य समिति ने दी मंजूरी। अब लोग एनसीईआरटी से भी ले सकेंगे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री। केंद्र ने टूटे चावल के निर्यात पर लगाई पाबंदी। राज्यों में चावल की खेती को हुए नुकसान को बताई वजह। चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है भारत। भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते। कुशियारा नदी से जुड़ा समझौता रहा अहम। भारत और कतर के बीच हुई वर्चुअल नेटवर्किंग मीटिंग। जीआई टैग प्राप्त कृषि और खाद्य उत्पादों पर थी केंद्रित। भारत में 400 से ज्यादा उत्पादों को हासिल है जीआई टैग। और मानव विकास सूचकांक में एक पायदान फिसला भारत। स्कोर में भी देखी गई गिरावट। यूएनडीपी जारी करता है मानव विकास सूचकांक। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में सीएआरए यानी सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया। सीएआरए के मुताबिक वर्तमान में न्यायालय में 1000 से ज्यादा गोद लेने वाले मामले पेंडिंग हैं। मामला चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि बीते साल भारत सरकार द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इससे जुड़े नियमों में संशोधन किया गया था। असल में पहले बच्चा गोद लेने वाले आवेदन पर कोर्ट फैसला लेता था, लेकिन 2021 में सरकार ने इस नियम में बदलाव कर दिया। केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसे सितंबर में लागू किया गया। इस संशोधन के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को गोद लेने वाला आदेश देने का अधिकार दिया गया। साथ ही यह भी प्रावधान किया गया कि अदालत के समक्ष गोद लेने के सभी लंबित मामलों को इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से जिला मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित कर दिया जाए। कोर्ट में लंबित मामले को देखते हुए गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया गया था, मगर ये मामले अब तक स्थानांतरित नहीं हुए हैं। ऐसे में वकील, इससे जुड़े कार्यकर्ता समेत अडॉप्शन एजेंसी का दावा है कि नए नियम से ना तो जज वाकिफ है और ना ही जिला अधिकारी। जानकारों का कहना है कि भारत में हर साल लगभग 3500 बच्चे गोद लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में नियमों में हुए बदलावों के बावजूद गोद लेने की प्रक्रिया में देरी होना काफी चिंताजनक है। बीते दिनों एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा लेने के लिए यूजीसी के समक्ष एक आवेदन किया। एनसीईआरटी के मुताबिक उसकी इस मांग पर यूजीसी ने मोहर लगा दी है। हालांकि इस प्रस्ताव का एनसीईआरटी के एक सदस्य ने विरोध भी किया था। उनका तर्क था कि डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा एनसीईआरटी की ऑटोनॉमी को खत्म कर देगा। बता दें कि एनसीईआरटी ने यूजीसी से डी नोवो कैटेगरी के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी के दर्जे की मांग की थी। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाने के बाद एनसीईआरटी तमाम प्रोग्राम संचालित करने में सक्षम हो जाएगा। लोगों के पास अन्य विश्वविद्यालयों की तरह एनसीईआरटी से भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट व डॉक्टरेट आदि की डिग्री लेने का विकल्प मौजूद होगा। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त कर लेने के बाद शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार की दिशा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने के लिए एनसीईआरटी के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा एनसीईआरटी भारत सरकार के शिक्षा से जुड़ी थिंक टैंक संस्था के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दरअसल डी नोवो डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ऐसा संस्थान होता है जो ज्ञान के अनूठे और उभरते क्षेत्रों में अध्ययन और शोध की दिशा में कार्य करता है। डीम्ड विश्वविद्यालय एक प्रकार का उच्च शिक्षण संस्थान होता है। इसे यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाता है। गौरतलब है कि एनसीईआरटी की स्थापना भारत सरकार ने साल 1961 में की थी। यह एक स्वायत्त संस्था है जो स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सहायता और सुझाव देने का कार्य करती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी एनसीईआरटी की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था होती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के लिए शीर्ष संगठन के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। इसके तहत शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार, पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री का विकास शामिल है। हाल ही में केंद्र सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया।
साथ ही चावल की चुनिंदा किस्मों पर 20% निर्यात शुल्क भी लगा दिया गया है। हालांकि बासमती और उबले चावल को इस दायरे से बाहर रखा गया है। प्रतिबंध को पूरी तरह से लागू करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय ने टूटे चावल को निर्यात की फ्री कैटेगरी से हटाकर रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। गौरतलब है कि विगत 4 वर्षों में टूटे चावल के निर्यात में 43 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। इस साल अप्रैल से जून माह के बीच करीब 1.8 मिलियन टन टूटे चावल का निर्यात किया गया। चावल का निर्यात जिन देशों को सबसे ज्यादा किया जा रहा था उनमें चीन, सेनेगल, वियतनाम, जिबूती और इंडोनेशिया शामिल हैं। जानकारों के मुताबिक टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगने से लगभग 4 मिलियन टन चावल के विदेशी शिपमेंट के रुकने की संभावना है। साथ ही एक्सपोर्ट ड्यूटी के बढ़ाए जाने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। इसके चलते उपभोक्ताओं को खाद्य मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ सकता है। निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के पीछे सरकार का तर्क है कि इस साल मानसून के चलते कुछ राज्यों में चावल की खेती को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक चालू खरीफ मौसम के दौरान धान के रकबे में लगभग 6% की कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा टूटे चावल का उपयोग पोल्ट्री फीड और अन्य जानवरों के लिए चारा के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में भी टूटे चावल का इस्तेमाल होता है। ऐसे में देश को खाद्य संकट से बचाना सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। गौरतलब है कि भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। साल 2021 में भारत ने खरीफ सीजन में लगभग 111 मीट्रिक टन चावल का उत्पादन किया था। आपको बता दें कि केवल 10 देश मिलकर विश्व के लगभग 85% चावल का उत्पादन करते हैं। खास बात यह है कि ब्राजील को छोड़कर ये सभी 9 देश एशिया में स्थित हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में वित्त सचिव, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और कार्यकारी निदेशक सहित अन्य विभागों के आला अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मकसद नियमित बैंकिंग चैनलों के बाहर अवैध ऋण ऐप्स और अन्य विभिन्न मुद्दों पर विचार करना था। बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने आरबीआई से वैध ऋण ऐप की श्वेत सूची तैयार करने को कहा है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि केवल कानूनी ऋण एप्लीकेशन यानी श्वेत सूची ऐप ही गूगल ऐप स्टोर पर उपलब्ध होने चाहिए। इसके विपरीत अवैध ऋण ऐप के संचालन को रोकने के लिए हर संभव कार्रवाई करने को कहा गया है। दरअसल ये अवैध ऋण आवेदन बिना क्रेडिट स्कोर और कम बचत वाले ग्राहकों को ऋण प्रदान करते हैं। ये ऐप गूगल पे और एप्पल ऐप स्टोर द्वारा डाउनलोड किए जाते हैं। ये ऐप कम आय वाले लोगों को अत्यधिक उच्च ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराते हैं। साथ ही ऋणों की वसूली के लिए अनैतिक गतिविधियों का सहारा लेते हैं। वित्त मंत्री ने ऐप ऑपरेटर्स द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग, कर और डेटा चोरी, अनियमित भुगतान एग्रीगेटर्स, एनबीएफसी के दुरुपयोग पर भी चिंता व्यक्त की है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए निष्क्रिय एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की समीक्षा कर उनकी मान्यता रद्द करने को कहा है। साथ ही आरबीआई को यह तय करने को कहा है कि भुगतान एग्रीगेटर्स का पंजीकरण एक समय सीमा के भीतर पूरा हो जाए और समयावधि पूर्ण होने पर किसी भी अपंजीकृत भुगतान एग्रीगेटर को काम करने से रोक दिया जाए। इसके अलावा आरबीआई को म्यूल या किराए के खातों की निगरानी करने को भी कहा गया है, जिनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है या किया जा रहा है। असल में म्यूल खाता आमतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का पहला चरण होता है, जिसे प्लेसमेंट कहा जाता है। बता दें कि इसके माध्यम से अवैध धन को वित्तीय प्रणाली में एंटर कराया जाता है। हाल ही में डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीका में एक अभियान शुरू करने की घोषणा की। अभियान का मकसद 2030 तक पूरे अफ्रीका से मेनिंजाइटिस बीमारी के प्रकोप को समाप्त करना है। इस अभियान के लिए डब्ल्यूएचओ ने 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि आवंटित की। इसके तहत नए प्रकार की वैक्सीन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी शामिल किया गया है। गौरतलब है कि मेनिंजाइटिस के खिलाफ यह वैक्सीनेशन प्रोग्राम उन 26 अफ्रीकी देशों में सबसे पहले शुरू होगा जो इस बीमारी की चपेट में सबसे ज्यादा हैं। इसके तहत सहारा क्षेत्र के देश शामिल हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम को साल 2023 से शुरू कर साल 2030 तक व्यापक रूप से चलाया जाएगा। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि कोविड-19 महामारी के दौरान अफ्रीका के 50 मिलियन से अधिक बच्चों के मेनिंजाइटिस टीकाकरण में देरी हुई है। इसके चलते इस घातक बीमारी के फिर से पनपने की आशंका है। अफ्रीका में साल 2019 की तुलना में 2020 में मेनिंजाइटिस नियंत्रण गतिविधियों में 50% की कमी दर्ज की गई थी।
गौरतलब है कि मेनिंजाइटिस एक घातक बीमारी है। इसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को कवर करने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों में सूजन आ जाती है। WHO के मुताबिक मेनिंजाइटिस कवक, वायरस और बैक्टीरिया सहित कई अलग अलग रोगजनकों के कारण होता है। हालांकि चोट, कैंसर और अन्य प्रकार के संक्रमण भी मेनिंजाइटिस के कारण बन सकते हैं। इसमें तेज सिर दर्द, गर्दन में अकड़न, अचानक बुखार, मतली यानी उल्टी आना, नींद या भ्रमित महसूस होना आदि जैसे लक्षण होते हैं। यह संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने अथवा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। नवजात के मामले में मां के जरिए बच्चे में संक्रमण हो जाता है। मेनिंजाइटिस शरीर को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला रोग है, जिसमें मृत्यु सहित आजीवन विकलांगता भी शामिल है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक 5 में से 1 रोगी आजीवन विकलांगता का शिकार हो जाता है। साथ ही इस रोग के कारण कभी कभी रोगी की 24 घंटे के भीतर मृत्यु भी हो जाती है। हाल ही में वैज्ञानिकों के एक अध्ययन में पाया गया कि विदेशी लाल कान वाले स्लाइडर कछुए भारत की देशी प्रजातियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि विदेशी प्रजाति कछुओं की स्थानीय प्रजाति को रिप्लेस कर रही है। स्थानीय कछुओं की तुलना में यह प्रजाति तेजी से प्रजनन करती है। जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता है, इन्हें छोटे टैंकों या तालाबों में रहने में समस्या आती है। ऐसे में कछुए का मालिक उन्हें जंगल या आसपास के जलाशयों में छोड़ देता है। वैज्ञानिकों का तर्क है कि लाल कान वाले स्लाइडर के पंजे घातक होते हैं और यह देशी प्रजातियों को मारकर दूर भगाता है। साथ ही यह इनके फूड चेन को भी प्रभावित करता है। इसके चलते सॉफ्ट शेल और हार्ड शेल कछुए के लिए यह खतरा बन गई है। बता दें कि यह प्रजाति कई भारतीय राज्यों में व्यापक रूप से फैली हुई है। शहरी आर्द्र भूमि जैसे चंडीगढ़ की सुखना झील, गुवाहाटी के मंदिर तालाब, बेंगलुरु की झीलें, मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, दिल्ली में यमुना नदी आदि इसके प्रमुख आवास है। जानकारों का कहना है कि लाल कान वाले स्लाइडर कछुओं के विस्तार को रोकने के लिए इन्हें बंदी बनाकर स्थानीय चिड़ियाघरों में भेजा जाना चाहिए। साथ ही इनका इस्तेमाल अनुसंधान और शिक्षण उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार से आयातित विदेशी जीवित प्रजातियों की संतानों के पंजीकरण की मांग की जा रही है, जो पर्याप्त नहीं है। लेकिन विदेशी प्रजातियों के प्रवेश और पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने से रोकने के लिए अधिक कठोर नियम की अभी भी आवश्यकता है। गौरतलब है कि स्लाइडर कछुओं की प्रजाति को दुनिया की 100 सबसे आक्रामक विदेशी प्रजातियों में से एक माना जाता है। एंटार्कटिक और कुछ देशों को छोड़कर ये लगभग हर महाद्वीप में उपस्थित है। बीते दिनों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के 4 दिवसीय दौरे पर रही। इस दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच कुल मिलाकर 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, बाढ़ नियंत्रण, व्यापार आदि शामिल हैं। साथ ही यात्रा के दौरान कुछ परियोजनाओं का भी अनावरण किया गया। समझौते की बात करें तो सबसे अहम समझौता कुशियारा नदी जल बंटवारे से संबंधित रहा, जिस पर हाल ही में दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। बता दें कि 1996 में गंगा जल बंटवारे की संधि के बाद दोनों देशों के बीच यह एक अहम समझौता है। जानकारों के मुताबिक इस संधि से भारत में दक्षिणी असम और बांग्लादेश के सिलहट प्रखंड में रहने वाले लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। असल में भारत बांग्लादेश के साथ रियल टाइम आधारित बाढ़ संबंधी डेटा साझा करता आया है। इसकी समयावधि पूर्ण हो जाने के कारण इसकी अवधि को बढ़ाए जाने पर सहमति बनी है। इसके अलावा अन्य समझौतों में बांग्लादेश के रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रेलवे IT और ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में सहयोग करना शामिल रहा। प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान मैत्री बिजली संयंत्र का अनावरण किया गया। इस कोयला आधारित ताप बिजली संयंत्र को रामपाल, खुलना में स्थापित किया जा रहा है। इसकी पहली यूनिट को अगस्त 2022 में बांग्लादेश के पावर ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज किया गया था। पूर्ण होने पर यह परियोजना 1320 मेगावाट बिजली उत्पन्न करेगी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच 5.13 किलोमीटर लंबे रूपसा रेल पुल का भी उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि यह पुल 64.7 किलोमीटर के खुलना मोंगला बंदरगाह ब्रॉड गेज रेलवे परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस परियोजना का वित्त पोषण भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट द्वारा किया गया है। हाल ही में जेनेवा में UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 51वें सत्र का शुभारंभ हुआ। यह सत्र 12 सितंबर से प्रारंभ होकर अगले माह 7 अक्टूबर तक चलेगा। सत्र के पहले ही दिन श्रीलंका से संबंधित मानवाधिकार रिपोर्ट पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री इंद्रमणि पांडे ने श्रीलंका से जुड़े तमिल मुद्दे को उठाया।
उनका कहना था कि श्रीलंका 13वें संविधान संशोधन की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट रहा है। अभी तक उसने तमिल मुद्दे के समाधान को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हाल के दिनों में श्रीलंका में गहराए आर्थिक संकट के मद्देनजर यह मुद्दा और भी बढ़ गया है। इस मुद्दे पर श्रीलंका ने अपना बचाव करते हुए कहा कि वह मानवाधिकारों को सहेजने और उनके विकास की दिशा में काम कर रहा है। जल्द ही वह इन मुद्दों के सटीक समाधानों पर पहुंचेगा। हालांकि चीन ने इस मुद्दे पर श्रीलंका का साथ देते हुए भारत का विरोध किया है। दरअसल साल 1987 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने के बीच एक समझौता हुआ था। इसका मकसद श्रीलंका में जातीय संघर्ष और गृह युद्ध के संकट को समाप्त करना था। साथ ही श्रीलंकाई तमिलों की सुरक्षा और संरक्षण को मजबूत करना था। इसके मद्देनजर श्रीलंका सरकार ने अपने संविधान में 13वां संशोधन किया। बता दें कि यह संशोधन श्रीलंका के 9 प्रांतों को संचालित करने के लिए स्थापित प्रांतीय परिषदों को शक्ति हस्तांतरण की बात करता है। संविधान संशोधन के बाद यहाँ प्रांतीय परिषद का गठन भी किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास, भूमि और पुलिस जैसे विषय प्रांतीय प्रशासन को दिए गए, लेकिन वित्तीय शक्तियों पर प्रतिबंध और राष्ट्रपति द्वारा पारित नियमों को कभी भी बदल देने की शक्ति के कारण प्रांतीय प्रशासन बहुत अधिक नहीं चल पाया। मुख्य रूप से पुलिस और भूमि से संबंधित प्रावधानों को कभी लागू नहीं किया जा सका। इसी कारण तमिल मुद्दा जस का तस बना रहा। बता दें कि श्रीलंका में लगभग 75% सिंहली और लगभग 11% श्रीलंकाई तमिल हैं। इन दो समूहों के बीच भाषाई और धार्मिक मुद्दों को लेकर हमेशा संघर्ष बना रहता है। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय दूतावास दोहा और इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स काउंसिल कतर के साथ वर्चुअल नेटवर्किंग बैठक का आयोजन किया। यह बैठक कृषि और खाद्य GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स उत्पादों से संबंधित था। इसका मकसद देश में निहित कृषि उत्पादों की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना है। इसमें IBPC, एपिडा के प्रतिनिधियों सहित अन्य विभागों के आला अधिकारियों ने भाग लिया। जानकारों के मुताबिक इस बैठक से कृषि और खाद्य उत्पाद के लिए निर्यातकों और आयातकों के बीच संपर्क बढ़ेगा। साथ ही इन आयोजनों से आयातकों का विश्वास और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है। इसके अलावा भविष्य के एग्रीकल्चर कंसाइनमेंट के लिए यह बैठक एक मंच भी प्रदान करेगा। बैठक के दौरान निर्यातकों ने अपने उत्पादों जैसे बासमती चावल, आम, अनार सहित कई प्रसंस्कृत उत्पादों की जानकारी साझा की। बता दें कि एपिडा ने साल 2021-22 के दौरान कुल कृषि निर्यात में लगभग 50% की हिस्सेदारी निभाई थी। इस निर्यात में कृषि वस्तुओं के अतिरिक्त प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद भी शामिल थे। असल में भारत चावल, फल, सब्जियां, चाय आदि जैसी कई कृषि वस्तुओं का प्रमुख उत्पादक है। साथ ही भारत के कई कृषि उत्पादों को भौगोलिक संकेतक का लाभ भी प्राप्त है। वर्तमान में भारत में 400 से अधिक पंजीकृत भौगोलिक संकेतक दर्जा प्राप्त उत्पाद हैं, जिनमें लगभग 150 कृषि और खाद्य उत्पाद हैं। 100 से अधिक पंजीकृत भौगोलिक संकेतक उत्पाद एपिडा के तहत अनुसूचित उत्पादों की श्रेणी में आते हैं। इनमें ताजे फल, सब्जियां, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, पशु उत्पाद और अनाज आदि शामिल है। गौरतलब है कि भौगोलिक संकेतक का उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की पहचान हेतु किया जाता है। वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण एवं उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित है। बता दें कि यह WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं का भी हिस्सा है। बीते दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन किया। 4 दिन तक चले इस समिट का आयोजन इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में किया गया। यह समिट पोषण और आजीविका के लिए डेयरी विषय पर केंद्रित है। 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिभागियों ने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन हर साल किया जाता है। इससे पहले यह शिखर सम्मेलन भारत में साल 1974 में आयोजित किया गया था और उस समय भारत में दूध उत्पादन सालाना 23 मिलियन टन था। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार भारत दुग्ध उत्पादन के मामले में विश्व में पहले स्थान पर है, जबकि US से दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर आता है। वर्तमान में भारत कुल वैश्विक दुग्ध उत्पादन में लगभग 23% का योगदान करता है। भारत में प्रमुख दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश हैं। भारत सालाना लगभग 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता है।
2020-21 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 427 ग्राम प्रतिदिन थी। वर्तमान में डेयरी उत्पादन का कुल मूल्य लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए है, जो धान और गेहूं उत्पादन के संयुक्त मूल्य से अधिक है। इसके अलावा वर्तमान में यह किसानों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित तीसरे स्टील फ्रिगेट जंगी जहाज तारागिरी को लॉन्च किया गया। पोत का नाम गढ़वाल में स्थित हिमालय की एक पहाड़ी श्रृंखला तारागिरी के नाम पर रखा गया है। बता दें कि पोत के डिजाइन का कार्य नौसेना डिजाइन ब्यूरो ने किया है, जबकि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इसे बनाया गया है। इस जहाज को एकीकृत निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है। जहाज की लंबाई 149 मीटर और चौड़ाई 17.8 मीटर है। इस जहाज की विस्थापन क्षमता 6,670 टन है, जबकि इसकी अधिकतम गति 28 नॉटिकल मील तक हो सकती है। इसके अलावा तारागिरी अत्याधुनिक हथियार, सेंसर, उन्नत कार्रवाई सूचना प्रणाली सहित कई सुविधाओं से लैस होगा। इस पर सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली भी मौजूद है। आपको बता दें कि फ्रिगेट एक प्रकार का युद्धपोत होता है, जबकि स्टील फ्रिगेट में स्टील टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसमें जहाज को रडार, सोनार आदि से बचाना आसान होता है। इस स्टील्थ टेक्नोलॉजी में विमान और युद्धपोत को दुश्मन से बचाने के लिए उनके आवरण पर ऐसी कोटिंग की जाती है जिससे वे रडार से आने वाली तरंगों को अवशोषित कर लेती हैं। इसके अलावा समुद्र में ऐसे जहाजों को दुश्मन ढूंढ नहीं पाते हैं। इसके चलते ये जहाज छुपकर हमला करने में सक्षम होते हैं। दरअसल प्रोजेक्ट 17A को गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट की एक श्रृंखला निर्मित करने के लिए शुरू किया गया था। इसका मकसद देश की समुद्री रक्षा प्रणाली को अधिक मजबूत बनाना है। प्रोजेक्ट 17A की अनुमानित लागत करीब 25,700 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित पहला जहाज नीलगिरी साल 2019 में लॉन्च किया गया था, जिसके साल 2024 में समुद्री परीक्षण शुरू होने की उम्मीद है। इसके तहत निर्मित दूसरा जहाज उदयगिरी है, जिसे इसी साल 17 मई को लॉन्च किया गया था। बीते दिनों UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें साल 2021 के लिए मानव विकास सूचकांक जारी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 3 दशकों में पहली बार भारत लगातार 2 वर्षों से अपने स्कोर में गिरावट दर्ज कर रहा है। साल 2021 में 0.63 अंक प्राप्त कर 191 देशों की सूची में भारत 132वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके चलते भारत को मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। साल 2020 में 0.64 अंक प्राप्त कर भारत 189 देशों में 131वें स्थान पर था। रिपोर्ट में गिरते HDI वैल्यू का कारण भारत के संदर्भ में घटती जीवन प्रत्याशा को बताया गया है, जो इस समयावधि में 70 साल से घटकर 67 साल पहुंच गई है। हालांकि स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों में सुधार हुआ है, जो 2020 की तुलना में 6.5 से बढ़कर 6.7 साल हुए हैं। इसके अलावा 2019 की तुलना में भारत के मानव विकास पर लिंग असमानता का प्रभाव भी कम रहा है। रिपोर्ट में भारत के न्यूनतम गारंटी युक्त आय प्रदान करने वाले कार्यक्रमों की सराहना की गई है। मानव विकास सूचकांक की इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड पहले, नॉर्वे दूसरे और आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देशों पर नजर डालें तो पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार लिस्ट में भारत से निचले पायदान पर है। वहीं श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश और भूटान लिस्ट में बढ़त हासिल किए हुए हैं। गौरतलब है कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक ने किया था। इसका मकसद 3 प्रमुख आयामों के आधार पर मानव विकास की प्रगति को ट्रैक करना है। इन आयामों के तहत एक लंबा और स्वस्थ जीवन, शिक्षा तक पहुंच और जीवन स्तर यानी आय शामिल है। पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया था। खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, मेनिंजाइटिस रोग कवक, वायरस और बैक्टीरिया आदि रोगजनकों के कारण होता है। कथन 2, मेनिंजाइटिस रोग संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। और कथन 3, नवजात के संदर्भ में मेनिंजाइटिस रोग मां के माध्यम से संक्रमण के कारण होता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C केवल 1 एवं 3 या फिर D उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत के संदर्भ में लाल कान वाला स्लाइडर कछुआ एक विदेशी प्रजाति है। 2, लाल कान वाले स्लाइडर कछुए अंटार्कटिक और कुछ देशों को छोड़कर लगभग प्रत्येक महाद्वीप में पाए जाते हैं। और 3, विदेशी प्रजातियां सदैव स्थानीय प्रजातियों को खतरा पहुंचाती हैं।
आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल एक, बी केवल एक एवं दो, सी केवल एक एवं तीन या फिर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का 53वां सत्र आयोजित किया गया। 2, श्रीलंका के 13वें संविधान संशोधन में प्रांतीय परिषदों के संदर्भ में शक्ति हस्तांतरण का उल्लेख है। और 3, श्रीलंका में लगभग 75% लोग सिंघली समुदाय से आते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन गलत है या गलत है? ए केवल एक, बी केवल एक एवं दो, सी केवल तीन या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत में 400 से अधिक पंजीकृत भौगोलिक संकेतक दर्जा प्राप्त उत्पाद हैं। 2, भारत के लगभग 150 कृषि और खाद्य उत्पादों को भौगोलिक संकेतक दर्जा प्राप्त है। और 3, वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण एवं उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? विकल्प है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और तीन या फिर डी उपर्युक्त सभी। पांचवा और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत 191 देशों की सूची में 132वें स्थान पर है। कथन 2, प्रथम मानव विकास सूचकांक वर्ष 1990 में जारी किया गया था। और कथन 3, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन गलत है या गलत है। विकल्प है ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल तीन या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiis.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। हाल ही में किबिथु सैन्य गैरिसन शिविर का नाम बदल दिया गया है। इसे देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के सम्मान में बदला गया है। अब इस शिविर का नाम जनरल बिपिन रावत सैन्य गैरिसन शिविर होगा। आपको बता दें कि जनरल रावत ने कर्नल के रूप में साल 1999 से साल 2000 तक किबिथु में अपनी बटालियन 5/11 गोरखा राइफल्स की कमान संभाली थी। किबिथु भारत के पूर्वी हिस्से में लोहित घाटी के तट पर बसा अरुणाचल का एक छोटा सा गाँव है। बीते दिनों केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मंत्रालय के मुताबिक भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है। इसके सदस्य दुनिया की जीडीपी का 80% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी शुरुआत साल 1999 में वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के रूप में हुई थी, जो बाद में सरकार के प्रमुखों के वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में विकसित हुई। हाल ही में बेंगलुरु स्थित हरालूर झील बड़े पैमाने पर मरी हुई मछलियां पाए जाने के कारण फिर से चर्चा में रही। हरालूर झील जैव विविधता के मामले में बेहद समृद्ध है। पिछले 5 वर्षों में लगभग 77 पक्षी प्रजातियों को वहां देखा गया है, लेकिन बार बार प्रदूषित जल के प्रवेश से झील के पारिस्थितिकी तंत्र को झटका लगा है। सीवेज के अलावा औद्योगिक रसायनों का झील में प्रवेश करना मछली मरने का प्रमुख कारण रहा है। एक्शन एड द्वारा जारी एक रिपोर्ट फिश किल इन लेक ऑफ बेंगलुरु 2017-2022 के मुताबिक पिछले 5 साल में बेंगलुरु की झीलों में मछलियों के मरने की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में 4 संवेदनशील झीलों की पहचान की गई है, जहां इसकी बारंबारता अधिक रही है। हरालूर झील के अलावा मादीवाला, बेलंदूर और कोमघट्टा झील इसमें शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्र और राज्य के बीच सर्वोत्तम तकनीकी उपायों को साझा करने के लिए एक डैशबोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राज्यों से सर्वोत्तम तकनीकी उपायों को जानने और साझा करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो समन्वय और सहयोग के लिए जिम्मेदार होगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अहमदाबाद की साइंस सिटी में आयोजित 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान ये घोषणाएं की। जम्मू कश्मीर सरकार 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करेगी, जिसकी अधिसूचना जल्द ही जारी करने की बात कही गई है।
महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम स्वतंत्र राजा थे और उन्होंने ही भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत किए थे। वो एक महान शिक्षाविद, प्रगतिशील विचारक, समाज सुधारक और विचारों और आदर्शों के एक महान व्यक्ति थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि सार्वजनिक अवकाश महाराजा हरि सिंह की समृद्ध विरासत के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगा। महान टेनिस खिलाड़ियों में मशहूर स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने अगले सप्ताह लंदन में होने वाले लेवर कप 2022 के समापन के बाद पेशेवर टेनिस से विदाई लेने का फैसला किया है। 24 साल में 1500 से ज्यादा मैच खेलकर मार्वल ऑफ टेनिस एक्सपोनेंट फेडरर ने इतिहास रच दिया है। 41 साल की उम्र में 20 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर रॉजर फेडरर टेनिस रैंकिंग में पहले स्थान पर बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने देश भर में मौजूद रेलवे के अस्पतालों और स्वास्थ्य इकाइयों का समस्त स्वास्थ्य नेटवर्क अब NHA यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत लाने का फैसला किया है। इस फैसले से रेलवे के सभी अस्पताल और स्वास्थ्य इकाई अब केंद्र की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बीमा योजना के दायरे में आ जाएंगे। इस महीने की शुरुआत में रेल मंत्रालय के स्वास्थ्य कार्यकारी निदेशक और NHA के बीच इस तरह का समझौता किया गया था। आयुष्मान भारत योजना आर्थिक रूप से कमजोर लोगों यानी BPL धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराती है। इसी हफ्ते केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित की गई। इस बैठक में अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई और अर्थव्यवस्था के लिए प्रारंभिक चेतावनी संकेतकों और उनसे निपटने की तैयारी, मौजूदा वित्तीय और क्रेडिट सूचना प्रणाली की दक्षता में सुधार जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।